नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक, कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ हर्बल हिल्स। हमारे फेसबुक सीरीज में हम हर हफ्ते बात करते हैं एक नए हेल्थ प्रॉब्लम की और एक नए एक्सपर्ट से। और आज हम ऐसे ही बात करेंगे एक कॉमन लेकिन बहुत ही पेनफुल हेल्थ प्रॉब्लम की, जो है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। ये कोई जेंडर या फिर कोई एज ग्रुप देख के नहीं होता, ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ये प्रॉब्लम रहती ही है। और एटलीस्ट आप लोग भी सबने देख अपनी सकते हैं लाइफ में एक बार तो भी ये प्रॉब्लम महसूस की होगी। और इससे रिलेटेड हमारे दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, डोंट वरी, आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है वो इन्हीं सब सवालों का हमें जवाब देंगे। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं थोड़ा सा हर्बल हिल्स के बारे में। जो हमारे डायरेक्टर जो है मिस्टर धीरेन्द्र दलाल, उन्होंने 2005 में हर्बल हिल्स की शुरुआत की थी। और हमने स्टार्ट किया था इसको ग्रीन फूड सप्लीमेंट्स के साथ, और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे मार्केट की डिमांड भी बढ़ी, वैसे हम लोग ने 9 अलग अलग प्रोडक्ट लाइन शुरुआत की। और आज की तारीख में हमारे कंपनी में 350 से भी अधिक हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और हमारी कंपनी की अगर खासियत जानना चाहेंगे तो वो ये है कि हमारे पास खुद का डेयरी फार्म है लोनावला में। और वहाँ पे इंडिया बेस्ट ब्रीड अगर जिसको बोलेंगे गीर काऊ घी, वो अवेलेबल है। और उससे जो काऊ घी का मिल्क निकलता है, वही काऊ घी, मेडिकेटेड काऊ घी हमारे से प्रोडक्ट होता है। और हम यूनिक फॉर्मुलेशन बनाते हैं। तो आज ये 2020 में हमारे पास 300 से भी अधिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल ये सभी लेवल पे कार्यरत है। तो चलिए दोस्तों, ये तो वो हमारे कंपनी के बारे में। तो आज हम अभी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है आयुर्वेदा एंड जॉइंट पेन। और इसी विषय में हमसे बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट जो है डॉक्टर मुश्ताक शेख जी। वेलकम टू हर्बल हिल्स सर। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे जॉइंट केयर ये हमारा टॉपिक है, तो उस तरफ बढ़ने से पहले मैं जो हमारे गेस्ट है डॉक्टर मुश्ताक जी, उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। ही इज एमडी इन आयुर्वेदा, बीपीसीए हार्ट, पीएचडी इन डायबिटीज। डॉक्टर मुश्ताक जी ने आर्थराइटिस, डायबिटीज, कार्डियोलॉजी जैसे विषय में पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस किए हैं। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ काया चरित्र यवतमाल में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत भी है। इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन में गोल्ड मेडल भी हासिल किया हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे जो गेस्ट है वो ओजोन फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिया के एक रिस्पेक्टेड मेंबर भी है। इन्होंने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है। और इनका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है ये सब टॉपिक के बारे में, ये सबको दिया है। और आज ऐसे ही रिस्पेक्टेड और एक्सपीरियंस डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे सभी कॉमन से सवालों का जवाब देंगे। सो वेलकम बैक टू हर्बल हिल्स सर। तो सर, आपको आपके जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है उसमें कुछ एडिशन करना होगा, कुछ रह गया होगा, तो आप यू कैन टेल आवर व्यूअर्स। हेलो। हाँ हेलो। हाँ डिस्कनेक्ट हुआ था ना। हाँ मैम। हाँ सर। तो हाँ तो हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स के तरफ बढ़ते हैं सर, जो जॉइंट के रिलेटेड कॉमन से क्वेश्चंस है। तो जो फर्स्ट सर बेसिक क्वेश्चन होता है कि जॉइंट पेन के बारे में तो सब जानते ही है, पर ये जॉइंट पेन एक्चुअली सर होता कैसे है हमारे बॉडी में? तो सर इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। कुछ कॉमन कॉजेस के बारे में अगर हम सोचें तो बहुत ही कॉमन है एक एजिंग प्रोसेस। आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज वैसे भी देखा गया तो हड्डियों की कमजोरी होना शुरू होती है। और उस समय अगर प्रॉपर सप्लीमेंटेशन ना मिले, जैसा कैल्शियम है, विटामिन डी है, या बाकी चीजें जो अस्थियों का पोषण करती हैं, जैसा कि हमारे आहार में दुग्ध का सेवन वगैरह ना रहे, ये एक बात होगी। तो क्षय के कारण भी, अस्थियों का क्षय बोला जाता है जिसको। या दूसरी वजह है फॉल्टी पोस्चर। हम अगर गलत तरीके से बैठते हैं, हमारे कामकाज करते हैं, हल्के हाथ से गलत तरीके से नीचे झुककर कोई चीज को उठा लेते हैं, या तो फिर हमारा वेट गेन काफी ज्यादा हो जाता है, हमारे ऊंचाई के हिसाब से, हाइट के हिसाब से वेट नहीं रहता है,
ज्यादा होता है तो अक्सर जॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या ओके फिर कभी सर। ट्रॉमा, गलती से कभी इंजरी हो जाए तो वो भी जॉइंट को अफेक्ट करती है। थैंक यू सो मच सर। तो सर जॉइंट पेयर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आर्थराइटिस ये बहुत ही कॉमन सा टर्म हमें सुनने मिलता है। तो ये जी आर्थराइटिस एक्चुअली होता क्या है और उसके कितने टाइप्स अवेलेबल हैं जो मोस्टली कॉमन लोगों हाँ, को होते हैं? जी जी, उसमें दो चीजों को हमको समझ लेना चाहिए। स्वेलिंग, पेन इन द जॉइंट, यानी जोड़ों में केवल दर्द है तो उसको आर्थरालजिया कहा जाता है। और स्वेलिंग और पेन दोनों अगर है, सूजन है और पेन है, तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। अब ब्रॉडली अगर हम देखें, वैसे तो 80 प्रकार के संधिगत विकृतियां होती है, लेकिन कॉमनली हम सोचे कि लोगों में होने वाले जॉइंट प्रॉब्लम, एक तो ओल्ड एज रिलेटेड है जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, अस्थिक्षय, ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें अक्सर कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी, या फिर एक्सरे के अंदर हमको दिखता है कि बोन्स के अंदर इरोजन आता है, जो डॉक्टर बोलते कि भाई उसके अंदर पानी कम हो गया, ऑयल कम हो गया है, या हड्डियां घिस गई है, या गैप पड़ गई है, ऐसा अलग तरीके से समझाते हैं। लेकिन ये अक्सर वेट बियरिंग जॉइंट्स में होता है, लेकिन जो दूसरे प्रकार की जॉइंट की बीमारियां होती है, जिससे हम गठियावात या रुमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, वो बच्चों से लेकर तरुण्य अवस्था में भी हो सकता है। और वहां पे हमको अक्सर दिखाई देता है कि छोटी संधियां जो है हमारी हाथों पैरों के जॉइंट्स वगैरह, अंगुलियां वगैरह, उसके अंदर सूजन आती है, जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, और उसको हम गठियावात या रुमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तीसरी कॉमन कंडीशन है गाउट, जिसके अंदर प्रोटीन का अति मात्रा में सेवन, चाहे फिर वो वेज या नॉन वेज प्रोटीन का सेवन करने के कारण से जो यूरिक एसिड ज्यादा बनता है या मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है प्रोटीन का, और वो यूरिक एसिड हमारे अंगुष्ठ के जगह पे या फिर संधियों के जगह पे संचित होता है और वहां पे स्वेलिंग आती है, उसको हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये कोई कॉमन चीजें हैं। बाकी रेयर में ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द जॉइंट वगैरह, सिर्फ पेशेंट को समझने की बात यह है कि सशोथ संधि, यानी जहाँ पे सूजन है जोड़ों पे, और जहाँ पे सूजन नहीं है लेकिन केवल पेन हो रहा है, ऐसा क्लासिफिकेशन हमको देखना चाहिए। और अगर संहिता की भाषा में बोले आयुर्वेद के, तो जिसको हम धातु क्षय जन्य वात व्याधि बोलते हैं, यानी इन सभी को वात व्याधि बोला जाता है। धातु क्षय जन्य वात व्याधि, जहाँ पे हड्डियों की घिसाई ज्यादा होती है, और मार्गावरोध जन्य वात व्याधि, जहाँ पे ये जोड़ों पे सूजन हमको दिखाई देती है। ऐसा एक कॉमन डिफरेंस पब्लिक को समझ में आए, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। जो आपने आर्थराइटिस और ये जो कॉमन से जॉइंट पेन के बारे में बात की, तो सर आर्थराइटिस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर समझो कि कोई एक पेशेंट है जिसका आर्थराइटिस ऑलरेडी हो गया है, वो जी आर्थराइटिस में जी, है, तो ये क्या ये 100% रिवर्सिबल है? अगर डॉक्टर के पास जाए, कुछ ट्रीटमेंट करवाए या जो भी है, तो ये 100% रिवर्सिबल होता है? देखिए पहली बात तो सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। उस व्यक्ति को पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, जो भी उनके फैमिली फिजिशियन है, वो अपने लेवल पे उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कौन सा, इन्फ्लामेटरी है या फिर डिजेनरेटिव है। ओके। चलेगा कि चाहिए, कहीं टेस्ट होती है कि कंफर्म करती है एग्जैक्टली क्या है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, तो हम लोग बोलते हैं कि दूध आपको पूरी तरह से बंद करना है, नॉनवेज आपको पूरी तरह से, उसके लिए हो गया प्रोटीन युक्त पदार्थ। अब अगर हमने एक मैनुअल की बात में क्या नहीं चलता, तो उसमें आगे की खट्टा और ठंडा नहीं चलता, लेकिन गाउटी अगर आर्थराइटिस डायग्नोसिस है तो प्रोटीन नहीं चलेगा, उसको दूध के सेवन से बीमारी बढ़ने के चांसेस है। तो ये तो हम के लिए प्राइमर लेवल उनका डायग्नोसिस जरूरी है, तरीके से या फिर टेक्निक्स के जरिए, एक्सरे हो या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमना है, कैल्शियम लेवल ब्लड करना है, या फिर कहीं पर हम लोग को आरआई वगैरह की भी हेल्प लेनी पड़ता है कि किस का प्रॉब्लम है, जब हम निश्चित थे। क्योंकि आयुर्वेद में एक चीज कही गई है
रोगम आदौ परीक्ष्य तदनंतरम औषधम, कि भाई हमको बोल दिया किसी ने, कह दिया ढूंढ के दवाई लेकर आके खा लो, तो सरासर गलत ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है। सॉरी दोस्तों, शायद ये थोड़ा नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है हमारे डॉक्टर के यहाँ पे, तो मैं उनको फिर से ऐड करने का ट्राई करती हूँ। डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी सर। सादे तो फिर उस पर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा सादे है कौन सा असाध्य है। जी जी। ओके। लेकिन अगर कोई प्रॉपरली डायग्नोस होने के बाद ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से लेता है तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसका वजन ज्यादा होने के कारण से उसको वात है और वो वजन कम कर रहा है तो उसका वात रिवर्स हो जाएगा पक्का। जिसको डेफिशिएंसी के कारण है, अच्छी दवाई लेकर अगर वो डेफिशिएंसी को करेक्ट करता है तो वो ठीक हो सकता है, पूरी तरीके से रिवर्स हो सकता है। ओके, मतलब ये सब आप जो बोल रहे हैं कि रिवर्स होगा भी, तो ये मतलब पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो अर्ली स्टेज में आ जाए तो शायद सब चांसेस ज्यादा रहते हैं उनका रिवर्स होने के। जी हाँ जी हाँ। यस। तो सर मैं तो यहाँ से बोलूंगा कि बहुत सारे लोग अपने घर में बैठ के पेन किलर खाते हैं और किडनी खराब कर लेते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे पेन किलर की गोलियां खाते हैं और पता चलता कि उनकी किडनी काम से चली गई गोलियां खाने के कारण। तो एक बीमारी तो बैठी नहीं, दूसरी खरीद ली जाकर मार्केट से, ऐसा होता है। सो सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस इन दिस पेशेंट। जी हाँ। तो सर जैसे कि अभी हम देखते हैं, कॉमनली बात करते हैं और जो डॉक्टर्स वगैरह भी वो भी बोलते हैं कि जैसे हमारी एज बढ़ती है, ओल्ड एज में हम जो होते हैं कि ज्यादा जॉइंट पेन होने का उनका प्रॉब्लम होता है या फिर शक्यता ज्यादा होती है जॉइंट पेन होने की। तो अगर इफ आई एम ओल्ड एज पर्सन 60 अब जो बोलते हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उनको ये ना हो, अगर हो भी तो ये वो थोड़े स्वस्थ रहे। उसमें एक कॉमन चीजें बहुत ही ध्यान में रखने की है। एक तो हमारा वजन जो है हमारी के हिस्से होना चाहिए। बहुत लोगों का गलत फहमी है कि भाई डॉक्टर साहब मेरा वजन, उम्र मेरी 60 साल है, वजन कितना होना चाहिए, ये गलत है। उनको हाइट के हिसाब से वेट को देखना चाहिए, उनके ऊंचाई के हिसाब से वजन अगर ज्यादा है तो उसको कम करने की पहली कोशिश होना चाहिए ताकि जॉइंट पे ज्यादा वेट ना पड़े। दूसरा, उनको कॉमन एक्सरसाइजेस या मॉर्निंग वॉक वगैरह है या फिर सुबह के धूप में बैठना, जिसके कारण से फ्री में हमको विटामिन डी मिलता है। और वो विटामिन डी का सेवन है सवेरे आतप सेवन, जिसको आयुर्वेद ने कहा गया है कि भाई सवेरे की धूप जो होती है वो धूप में अगर हम बैठते हैं और अगर उससे हमको विटामिन डी मिलता है तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। दूसरा, गोदूध सेवन करना चाहिए, गाय का दूध, जिससे हमको भरपूर कैल्शियम, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह जिनसे हमको कैल्शियम रिच सोर्स है, वो उसका सेवन हमको करना चाहिए। और ऐसी कोई चीज, ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि जहाँ से गिरने पड़ने का डर हो कि फ्रैक्चर हो जाए या डिसलोकेट हो जाए। और बहुत ज्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग या बाकी चट्टान उतरना, ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जी ओके, थैंक यू सो मच सर। तो जो ये ओल्ड इंजुरीज है तो उनको खुद का ख्याल रखना यही सबसे पहला हो सकता है कि जॉइंट पेन प्रिवेंट करने में थोड़ी हेल्प होगी। खुद की केयर ये नेसेसरी है। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके मॉम डैड होंगे, खुद जो देख रहे हैं उनको सेल्फ केयर करना, और जो फैमिली भी है उनकी केयर ज्यादा अच्छे तरीके से करे तो ये जॉइंट पेन से वो थोड़े सेफ रह सकते हैं। और सर हम लोग एलोपैथी की तो बारे में सबको पता ही है, फ्री वाली चीजें भगवान ने जो दी है। यस। तो क्या आयुर्वेदा में भी जॉइंट पेन के लिए सॉल्यूशन है या फिर कोई हर्ब्स है जो ज्यादा हम यूज करेंगे तो जॉइंट पेन रिलीफ में मदद होगी? तो बेसिकली हम आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ सर। हेलो। मैं पूछ रही थी सर। हेलो। हाँ, क्वेश्चन आप रिपीट कीजिए, मैं समझ। हाँ सर, हाँ वही। हाँ। तो जो हमारा जी बोलिए ना।
उसके उसमें हाँ हाँ आयुर्वेदा का क्या महत्व है, या फिर आयुर्वेदा में ऐसे कौन से हर्ब हाँ। मौजूद है जो जॉइंट पेन रिलीव करने में मदद करेंगे? जी हाँ जी हाँ, उसमें भी हम लोग प्रामुख्य से धातु क्षय जन्य वात व्याधि है कि मार्ग और उज्जैन शोथ शोथ वाला है कि क्षय वाला है देखते हैं। जब शोथ जन्य होता है तो जैसे कि हमारा हर्बल हिल्स का अर्थो हिल्स करके घृत कल्प है। यस। है इसको बनाया है हड्डियों के बीच में जो ऑयलिंग जिसको बोलते हैं हम, वो जो कम होता है वो बढ़ाने के लिए या शोथ को कम करने के लिए बहुत ही कारगर है। और ये घृत बना है गो घृत से, यहाँ का घी मिला हुआ है जो कि स्नेहन का काम करता है। आयुर्वेद में एक संकल्पना है स्नेहन, स्नेहनम स्नेह विषंदम मार्दव क्लेद कारक, ऐसा बोला है स्नेहन के बारे में कि भाई शरीर में मार्दवता या जहाँ पे रुक्षता आई है वहां पे क्लेदन होता है, स्निग्धता बढ़ेगी, बोन्स की इलास्टिसिटी बढ़ेगी और लवचिकता जिसको बोलते हैं, वो इलास्टिसिटी बढ़ने के कारण से वो अच्छे चलायमान होंगे और पेन में भी रिलीफ मिलेगा। दूसरा जो है जहाँ पे हम लोग एक कैल्सी हिल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कैल्शियम आयुर्वेदिक कैल्शियम सोर्सेस है जो कि नेचुरल कैल्शियम से बने हैं और जो कि किडनी स्टोन या बाकी कॉम्प्लिकेशंस को ये नहीं करते और डाइजेशन में भी डिस्टर्बेंस नहीं करते। जिसके मिसाल के तौर पे गोदंती भस्म है, खटिका है या शंख भस्म है, कपर्दिक भस्म है, हठजोड़ है, अश्वगंधा है। अभी अश्वगंधा तो बहुत चर्चा में है कोविड के कारण कि एक रसायन द्रव्य भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ये अस्थि क्षय को प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन। तो इनका हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई गाउट किसी को अगर होता है तो एक गाउटी हिल्स बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन है जिसके अंदर हम तलक का इस्तेमाल करते हैं शुद्ध, इसको कैशोर गुगुल कहा जाता है आयुर्वेद में, जो कि एक बेस्ट मेडिसिन है, ड्रग ऑफ चॉइस ग्रंथ द्रव्य को बोला गया है। गाउट को वैसे वात रक्त बोलते हैं आयुर्वेद में। ये अपना गति हिल्स जो है जिसके अंदर कैशोर गुगुल या गुडुची रसायन द्रव्य इनका इस्तेमाल किया गया है। और साइड इफेक्ट हम उसको 6 महीने 12 लिए भी ले सकते हैं और काफी इम्प्रूवमेंट पेशेंट्स में देखा गया है। इवन एट ओल्ड एज, even they cannot disturb the drugs cannot disturb the kidney, liver or other parameters, and they strengthen the bones and muscles at the cells। ये इस बात तो स्नेहन का हमको ध्यान रखना। और खान पान में भी हम गोघृत का अगर सेवन करते हैं 1 से 2 चम्मच गाय का घी, ओल्ड एज की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको बाकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि भाई बहुत हार्ट का प्रॉब्लम है या बाकी है, तो उन लोगों ने अपने खाने में गाय का घी का इस्तेमाल करना चाहिए अगर शुद्ध घी मिलता है तो उससे स्नेहन भी होगा और बाकी गोदुग्ध का सेवन जिससे कैल्शियम मिलेगा और बाकी तो प्रिकॉशंस मैं बताए हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि हर चीज का निदान करके अगर चिकित्सा लेवे तो वो काफी कारगर साबित होती है। जी थैंक यू सो मच सर कि आपने जो ये प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जो 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक है और उसके जी ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं शेयर करना चाह रही थी, एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो खुश हूँ तो मेरे पेशेंट। जी जी ओके, तो जो हमारे व्यूअर्स हमें जो देख रहे हैं, तो जो विनीत जी है उन्होंने पूछा है कि डायबिटीज और आर्थराइटिस का आपस में क्या कनेक्शन होता है, और अगर एक हाथ पेशेंट और डायबिटिक हो तो उसको आर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्या, ये उनका सवाल है। वैसा देखिए डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो 4 ऑर्गन्स का डैमेज बता गया है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। डायरेक्टली वैसा बोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नसों का इन्वॉल्वमेंट है, किडनी का है, हार्ट का है और रेटिना का है। लेकिन फिर भी डायबिटीज के अंदर हम देखते कि भाई पूरे शरीर को ही अफेक्ट करने वाला डिसीज है। बहुत बार हम देखते कि मधुर रस का सेवन पूरी तरीके से वर्ज्य कहा जाता है कि भाई आपको डायबिटीज है तो मीठा नहीं खाना चाहिए,
और मीठे का जो उपयोग हमारे शरीर में है, धातु के लिए है, वही कोई नहीं खाएगा तो फिर मीठे बनने वाली चीज नहीं है उसके ठीक है, हमको शुगर फ्री डाल लेना चाहिए। लेकिन जब भी कोई भी बीमारी नॉर्मल इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में डायबिटिक्स को होती है तो बहुत सारे वहाँ पे लिमिटेशंस आ जाते हैं। दवाई को देते समय हमको सोचना पड़ता है भाई वो मीठी ना हो, या कॉम्प्लिकेशंस दूसरे कुछ है क्या, वेट गेन अगर है डायबिटिक पेशेंट में तो वो दोनों के लिए घातक है, डायबिटीज और आर्थराइटिस के लिए। As such, diabetes is not going to cause any damage to the bone. It is most probably affecting the peripheral nerves, retina, kidney, and heart. As such, directly it is not going to affect. But बहुत कॉमन एक चीज देखी गई है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसीज के कारण जैसा कि इंसुलिन का सिक्रेशन अफेक्ट होता है, उसी तरीके से बोन ये एक सिमिलैरिटी हमको दिखाई देती है। जो विटामिन डी हम दोनों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, डायबिटीज प्लस जॉइंट, और वो है रोशनी में और विटामिन डी फ्री में ले ले भगवान से। राइट सर। तो हाँ। ये जो हम डायबिटीज और आर्थराइटिस की अभी बात कर ही रहे हैं, तो हमारे और एक व्यूअर है नितिन जी, उन्होंने पूछा है कि इफ एनीवन अगर उनको सोराइटिक आर्थराइटिस है विद डायबिटीज तो वो क्योर हो सकता है कि नहीं? जी। देखिए, हम लोग तो आयुर्वेद वाले हैं और हमारे आचार्य ने जो बातें कही है उसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। आयुर्वेद में सभी चीजों को असाध्य के श्रेणी में रखा। जिन चीजों को मेरे आचार्य चरक या सुश्रुत या वाग्भट, तो मैं कौन बोलने वाला होता हूँ कि वो साध्य है और हो जाएगा, कुछ आप डरिए मत। तो कंडीशन को देखते हुए, कॉम्प्लिकेशंस को, ड्रग के कॉम्प्लिकेशन, डिसीज के कॉम्प्लिकेशन, और एक आयुर्वेद में बताया कि कितनी धातुगत अवस्था है शरीर के अंदर, कितना डीप वो डिसीज गया है, तो उस पर उसका साध्यत्व रहता है। जब तक वैद्य उसकी चिकित्सा ना कर लेगे कौन सा डिसीज कौन से स्टेज में है, तब तक कुछ कहा नहीं जाता। ये पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होता है। फिर दूसरी बात है, वात पित्त कफ प्रकृति है, उस व्यक्ति की प्रकृति कौन सी है, बाकी चीजें, उसका बल कैसा है, सहनन कैसा है, ये सारी चीजों को हमको देखना चाहिए। अग्नि कैसा है, कोष्ठ कैसा है, तो वो एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर रुग्ण की व्याधि क्षमत्व अच्छा है तो किसी भी व्याधि को हम अच्छे तरीके से वहां पे ट्रीट कर सकते हैं। और सभी चीजें अगर एक साथ मिल जाए कि वैद्य है, रुग्ण है, औषध है, और अगर परहेज वगैरह करने वाला है तो असाध्य को भी साध्यत्व की तरफ हम ले जा सकते हैं। इतना निराश होने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। जो हमारे व्यूअर है उनको उनका जवाब मिल गया होगा। और जैसे हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, खान पान की बात कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी जिनको जॉइंट पेन है, जो जॉइंट पेन से सफर कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए? मतलब उनकी दिनचर्या में उनको क्या क्या ऐड करना चाहिए या फिर क्या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या ऐड करना चाहिए उसके बनिस्बत मैं बोलूंगा कि आयुर्वेद में जो दिनचर्या दी गई है उसका पालन करना चाहिए। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहे तो वो ना करे, कुछ नहीं कर रहे तो वो करे। जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठते जीर्णाजीर्ण उच्चारेत। भाई आपको ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आज तक नहीं उठते तो कल से वो ब्राह्म मुहूर्त में उठे, है ना। यानी भाई अपन बोलते हैं कि भाई सूर्यवंशी है, 9-10 के बाद ही उठते हैं, तो वो आयुर्वेद के दिनचर्या नहीं हुई। हमको ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। फिर अपना बाकी सारी क्रियाएं करने के बाद, स्नान वान होने के बाद आतप सेवन बोला गया। आतप सेवन का मतलब ये विटामिन डी के लिए आज हमको पता चला कि उसमें विटामिन डी होता नहीं, तो आयुर्वेद ने पहले ही बताया कि आपको आतप सेवन, सवेरे की कौली धूप है उसमें 15 से 20 मिनट आपको बैठना चाहिए, जितने शरीर के पार्ट को आप एक्सपोज करा सकते हैं। फिर अब हम बोल रहे कि हाँ उसमें विटामिन डी होता है। दूसरा बोला है कि मारुत सेवन, यानी सवेरे की जो ठंडी हवा रहती है उसका हमको स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का कहना है कि हमारा शरीर पंचभौतिक तत्वों से बना है और बाहर के जो पृथ्वी, आप तेज, वायु, पंचभौतिक घटक है वही हमारे शरीर में है और उन्हीं से हमारा पोषण होता है। हम कुछ कहीं से लेकर नहीं आए, पैदा हुए तब एक इतने कोशिका में थे, हम यहीं से सब लिया है और यहीं छोड़ के जाते हैं। तो यहीं से वो पांचों तत्वों को लेना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। उनके निकटतम रहने का नाम ही दिनचर्या है।
और इसमें फिर थोड़ा सा व्यायाम आ गया, थोड़ा सा आसन आ गया, प्राणायाम आ गया। इन चीजों को भी हम हमारे दिनचर्या, फिर आहार का लिमिट में लेना है। आहार के बारे में भी आयुर्वेद ने बहुत सारा वर्णन किया है कि आहार मात्रा पूर्वक होना चाहिए, या फिर अपने अग्नि का विचार करके आहार होना चाहिए, ना कि कैलोरी। क्योंकि 10 लोग अगर भलाई एक एज के हैं तो उनको सबको आयुर्वेद नहीं बोलता कि सबने सेम खाना खाना चाहिए। जिसकी अग्नि जितनी अच्छी है, पचाने की ताकत जितनी है, वो उतना खा सकता है। ऐसी चीजें हैं। स्नान के नियम दिए गए हैं। सोना कब चाहिए? आजकल हम देखते हैं कि लोग रात में 1:30 2-2 बजे तक जागते हैं, फिर सवेरे नहीं उठते। ये कौन सी आयुर्वेद की दिनचर्या हो गई? स्टार्ट करते कि आयुर्वेद दिनचर्या चैप्टर हमारे संग्रह में, तो हम एक एक चीज की है कि सवेरे से शाम तक क्या किया जा सकता है। ये तो दिनचर्या की बात हो गई। ऋतुचर्या भी है। अगर ऋतुमान चेंज होता है, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, हम बोलते 6 ऋतु है, उसके हिसाब से भी हमको बदलाव करने चाहिए, जो कि अक्सर नहीं देखा जाता आजकल, और यही बीमारियों का कारण है। तो थोड़ा कठिन है, मगर दिस इम्पॉसिबल नहीं है हमारे लिए करने में। क्या जी जी तो सर यहाँ पे बिल्कुल हमारे करना चाहिए। हाँ, जिनको है ना रिवर्स करना है तो फिर यहीं से शुरुआत। जी जी तो जो हमारे व्यूअर है वीरेंद्र जी, उन्होंने पूछा है कि उनकी हाथ की जो उंगलियां होती है उनमें उनको पेन की तकलीफ है, तो ये किस वजह से है और उसके लिए क्या करना चाहिए? हाथ की उंगलियों में पेन है? पेन? यस यस। हेलो, हाँ यस यस, मैं सुना। हाँ हाँ, हाथ की उंगलियों में पेन है। अच्छा, यस, हाथों की जो उंगलियां हैं उनमें उनको काफी पेन रहता है। हाथों की उंगलियों में पेन है। तो ये 24 आवर रहता है कि सिर्फ मॉर्निंग में ही होता है? उसका समय क्या है? कौन से समय ज्यादा होता है? हाँ, पूछ सकते हैं आप उनको, कौन से समय दर्द ज्यादा होता है? कि ऐसा 24 आवर झुंझुनाहट या अकड़ाहट भी होती है क्या साथ में? हम पूछ सकते हैं इनको सर, पर अभी अच्छा हाँ हाँ, तो जवाब दिया नहीं है, तो अगर मैं मेरे पिटारे में से दूं, अगर मेरी जादू की पोटली दूं, तो ये जॉइंट केयर फार्मूला उनके लिए बहुत अच्छा है जिसके अंदर अर्थो हिल्स है, शलाकी है, और ये तीनों दिया गया है, बोस्वेलिया जॉइंट केयर और गुगुल, शल्लकी और ये आर्थो हिल्स। ये अगर 3 महीने वो खा लेते हैं, 3 महीने का अगर सेवन करते हैं, तो सभी इन्फ्लामेशन या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये सभी हम करेक्ट कर सकते हैं इसका सेवन करने से। क्योंकि ये वात व्याधि का ही प्रकार है। इसके अंदर जहां जहां भी पेन है, क्योंकि आयुर्वेद में एक चीज बहुत ही क्लियर कट है, जहां जहां पेन होता है वो वाता द्रुते नास्ति रुजा, क्लियर कट है कि पेन। जहां पर भी किसी इंसान को पेन होता है तो वहां वो वात के बगैर नहीं हो सकता। जो वात पित्त कफ है ना, आयुर्वेद के 3 दोष कहा गया है, उसके अंदर वात का प्रकोप है तो ही पेन होगा, अदरवाइज पेन नहीं होगा। जी जी सर, जी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, सॉरी। जो वीरेंद्र जी है जिन्होंने ये सवाल पूछा था, उन्होंने लिखा है कि उनको मॉर्निंग में पेन होता है उंगलियों में, तो उसके लिए बताइए। या हाँ, तो यही मॉर्निंग स्टिफनेस। हाँ, मॉर्निंग स्टिफनेस जो लक्षण है वो आम वात के अंदर दिखाई देता है, तो उनको भोजन में कुछ चीजों का एक परिवर्तन करना चाहिए। आयुर्वेद की कंसेप्ट है कि हमारा भोजन अगर पूरी तरीके से नहीं पचता है तो आम की निर्मित होती है, और वो आम जब अगर हमारे जॉइंट के पास आता है तो वो वेदना क्रिएट करता है, स्वेलिंग करता है, स्टीफनेस, कुछ लोग बोलते हैं ऐठन आ रही है, चुटियां आ रही है, दर्द हो रहा है, उंगली टेढ़ी हो जाती है, ये सारे वात के लक्षण हैं। तो उनको खाने में ये ध्यान रखना चाहिए कि समय पर खाना खावे, और खाना हजम होता कि नहीं बराबर, और तीनों जो मल वेग है, पुरुष, मूत्र और श्वेत, पेशाब बराबर हो रही है नहीं, या पसीना आता है या नहीं, या मल निष्क्रमण प्रॉपर टाइम पे होता है या नहीं, इन चीजों को देखना चाहिए। दूसरा, खट्टी चीजें या ठंडी चीजें या बासी चीजें कि जिनके कारण से आम का प्रकोप हो, वो नहीं लेना चाहिए। नहीं, भोजन पे उनको ज्यादा अगर ध्यान दिया उन्होंने और ये चीजों पे क्या करेक्ट तो हो जाता है। ये आम वात का लक्षण रहता है, मॉर्निंग स्टिफनेस। अक्सर आम वात के अंदर ऐसे सुबह में दर्द होने के लक्षण मिलता है।
जी तो थैंक यू सो मच सर। तो जो आपने आर्थरो हिल्स के बारे में जी कहा, जी। तो जो हमारे सुनील जी हैं व्यूअर, तो उन्होंने पूछा हम्म। है कि जो आर्थरो हिल्स की हम्म। कैप्सूल है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल है, वो कितने दिनों तक लेनी है और दिन में कितनी बार लेनी है, जी 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 उसका टाइम क्या होना चाहिए? जी जी जी। तो आर्थो हिल जो है वो घृतकल्प है हमारा। आर्थो हिल्स घृता कहा गया, 500 mg है उसके अंदर, और ये मेडिकेटेड घृत है। देखिए, हमारे आयुर्वेद में जो भी दवाई घी से बनाई जाती है, घी का एक गुण है। जैसा हम पानी के बारे में, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो बोलते हैं जिसमें मिलाया वैसा। लेकिन यस। घी के बारे में आयुर्वेद ने कहा है चरक संहिता में कि घृत का जो गुण है उसको संस्कारानुवर्ती बोला गया है। यानी आप किसी भी चीज को अगर घी में बना के देवे तो वो जल्दी से फास्ट एक्शन करने में सफल रहता है। यानी आप अश्वगंधा को घी के साथ दो, वासा को घी के साथ, या रासना को दो, दशमूल को दो, तो उसकी एक्शन का टाइमिंग है बहुत फास्ट होता है, और 100% एब्सॉर्प्शन, फास्ट एक्शन। और इस कारण से मैं इसको बहुत लाइक आर्थो है ना, घृत है, इसका घी है, और बहुत ही शुद्ध घी है, क्योंकि मैं तो खुद विजिट किया हूँ वहां पे, और वो गइयों को भी मैं देखा हूँ कि इतने शुद्ध घी से बनी हुई ये चीजें। इसके अंदर निर्गुंडी, शुंठी, और ये महारासनादि है, मूल है, सारे जो घटक द्रव्य हैं जो शोथ शमन के काम में आते हैं। जब भी बात में पहले स्टार्टिंग में बताया था, हाँ, शोथ यानी सूजन, पैठर्न, दर्द, वहां दिया जाता है। अक्सर आयुर्वेदिक दवाएं मिनिमम 3 months to 6 months लेने में कोई नुकसान तो नहीं है, ऐसा तो एटलीस्ट 3 to 6 month ना चाहिए। फिर भी वैद्य अपने हिसाब से ड्यूरेशन तय करते हैं, और लेने का जो समय है, ये मॉर्निंग 2 कैप्सूल ही लेते हैं, सुबह 2 कैप्सूल, अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक। मैंने जो तरीका ना अपने, तो है कि सुबह 2 कैप्सूल, अर्ली 4 meals स्टमक के, तो इस बहुत है। जी। सो सर, जो हमारे नेक्स्ट व्यूअर है विनीत जी, हेलो। उन्होंने पूछा है कि जो अपने बॉडी का त्रिदोषा होता है उसका, और उससे जॉइंट पेन होता है क्या बॉडी में, और अगर कोई इंसान को गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है तो उसे आर्थराइटिस होने की बीमारी। हेलो। सॉरी, मैं डॉक्टर जी की तरफ से व्यूअर्स को थोड़ा सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि नेट का इशू बहुत ज्यादा आ रहा है हमारे लाइव सेशन में। तो आई होप। हेलो सर। हेलो। जी सुन रहे सर। हो? हेलो। हाँ सर। हाँ। हेलो। हाँ हेलो। सर। हाँ, एक बार आप रिपीट करो, एक बार हाँ क्या हाँ सर, क्वेश्चन। मैं कर रही हूँ रिपीट। तो जो विनीत रिपीट। जी है उन्होंने पूछा, हाँ, उन्होंने पूछा है कि अगर हमारी हाँ बॉडी में हाँ त्रिदोषा है तो त्रिदोषा के वजह से क्या जी। जॉइंट पेन होता है, और अगर कोई इंसान गैस, हाँ हाँ एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी से सफर कर रहा है तो आर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा है क्या? ये उनका सवाल था। हाँ। देखिए, हाँ, देखिए, अब बात निकली है तो दूर तक चलेंगे अपन। देखिए, आयुर्वेद में कि रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। जी, इस बात को, वात, पित्त और कफ, तीन दोष जब साम्यावस्था में है तो हमारा शरीर निरोगी होता है, और जब इनकी विषम अवस्था होती, कम ज्यादा, वात बढ़ गया, वात, पित्त बढ़ गया, पित्त कम हो गया, कफ बढ़ गया, कफ कम हो गया, तो हम व्याधि की अवस्था में, समझ गए? अब फिर व्याधि के प्रकार में एक दोषज, द्वंद्वज और सन्निपातज, यानी केवल वात से बड़ा तो उसको एक दोषज बोलेंगे, वात पित्त से बड़ा या वात कफ से उसको द्वंद्वज बोलेंगे, और तीनों दोषों के कारण बड़ा उसको सन्निपातज व्याधि बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमारे व्याधि में कितने दोष है, इन उसके ऊपर क्लासिफिकेशन होता है, राइट? दूसरी बात, पे लोगों को पता है कि ज्ञान के कारण बढ़ रही है, बात वो नहीं है। वो जैसे कि कोई भोजन कर, यहाँ से खाना खाने, वो डाउन होना चाहिए तक, तो जब तक मल क्रमण नहीं होता,
और अलग अलग वायु के कार्य है, लेकिन अगर उसमें ऑप्शन होता है चल के, तो विरुद्ध दिशा में आता है। अनुलोमन क्रिया न होते वो प्रलोमन है, ऊपर से नीचे की तरफ जाना ऐसा हुए नीचे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो फिर वो शरीर में ही इधर उधर फैलेगा और फिर पेशेंट महसूस करता है कि मुझे यहाँ दबाने पर पेन हो रहा है, यहाँ दबाने पर डकार निकल, यहाँ दबाने पर ऐसा हो रहा है। एक्चुअली जो अनुलोमन होना चाहिए वायु का है ऊपर से नीचे की तरफ होने के कारण, और उसकी प्रतिलोम गति होती है, किस कारण से ऐसी चीजें हो, तो पेशेंट समझता है कि भाई मुझे गैस यहाँ पर भर गई है इसलिए जोड़ों में दर्द हो, गैस खाली हो गई है मुझे अच्छा लग रहा है। एक्चुअली वो अनुलोमन के कारण को ठीक लगता है, मतलब अगर हम उनको कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग या गैस रिलीविंग ड्रग दे तो उनको अच्छा लगेगा, ऐसे ऐसा है, समझे। और जी सर इन्होंने ही दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि किचन के अपने जो स्पाइसेस अवेलेबल होते हैं जो नॉर्मल होम जी रेमेडीज में यूज होते हैं, तो क्या जॉइंट पेन में भी इसमें से कोई जी हर्ब जी। यूजफुल है जो हम रेगुलर बेसिस पे ले हम्म। सकते हैं? देखिए उसके अंदर एक मेथी है, मेथी, मेथी हम ले सकते हैं, क्योंकि मेथी बेस्ट वात शामक करके बोला गया है। और बाकी इस वजह से अजवान वगैरह है, या बाकी कुछ लोग हरीतकी का भी इस्तेमाल करते हैं। हरीतकी अनुलोमन है, जैसा गैस का किसी को प्रॉब्लम है, हरीतकी के बारे में आयुर्वेद में कहा है कि हरीतकी नाम माते वह हितकारिणी, कदाचित कुप्यति माता नुस्सलाद्या हरीतकी। यानी भाई हरीतकी इतनी मम्मी के जैसी है कि मम्मी तो भी कभी गुस्सा करेगी लेकिन हरीतकी कभी अपाय नहीं करती। तो ये जो अभी गैस वाले भाईजान थे जिनको गैस के कारण से वात व्याधि होता है, उन्होंने अपने किचन में हरीतकी, हिरडा जिसको बोलते हैं मराठी में हमारे, राइट। तो उसका सेवन करना चाहिए अपने किचन में। या फिर सौंफ रखते हैं उसके बजाय अजवान, अजवान के साथ हिरडा, ऐसा टाइप से। और फिर मेथी के बीज वगैरह जो कि वात शमन में काफी कारगर हो सकते हैं। जी थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मेथी तो यूजुअली सबके घर में अवेलेबल होती है, तो मेथी दाना भी अगर हाँ, कोई खा ले तो उनके लिए वो थोड़ा बेनिफिशियल होगा। होती है हाँ। और यस, तो जो सर हमारे जी जो हाँ, जी हाँ। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को शायद डायबिटीज की परेशानी है, तो ये क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। तो जो आरती जी है उन्होंने भी पूछा है जी कि जी। हाँ हाँ। डज एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज हम्म। आल्सो हैव जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स? तो इज इट नेसेसरी कि हम्म डायबिटीज हम्म को हम्म। जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ही, ऐसे कुछ नेसेसिटी है? नहीं नहीं, देखिए एक रहता है आयुर्वेद में व्याधि उपद्रव और एक रहता है व्याधि संकर। दो अलग अलग बीमारियां भी शरीर में रह सकती है, जैसे कि डायबिटीज प्लस ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओके, रोमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस डायबिटीज, गाउट प्लस डायबिटीज, ये दोनों अपनी अपनी संप्राप्ति के कारण हुई व्याधियां हैं। डायबिटीज के कारण वात नहीं होता है या वात के कारण डायबिटीज नहीं होता। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डायबिटीज में अगर दूसरा कोई हमको मर्ज होता है, तो पहले स्ट्रिक्टली हमको डायबिटीज को कंट्रोल करने के बाद ही उसमें हमको रिलीफ मिल सकता है दूसरे से। आप डायबिटीज को नजरअंदाज करके किसी बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना चिकित्सा विरोध हो जाएगा उसमें, समझे ना। तो इसलिए वो रिलेशन होता है। दो व्याधि संकर बोलेंगे, दो व्याधियां, तीन व्याधियां, किसी को हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, किसी को बीपी, शुगर, डायबिटीज, किसी को बीपी, शुगर, वात, तो ये अलग अलग संप्राप्तियों पे आधारित बीमारियां हैं। एक के कारण से दूसरी हुई है ऐसा ऑलवेज नॉट लाइक ऐसा। तो ये को रिलेशन को इंसिडेंस है। राइट। जी थैंक यू सर। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये पैंडेमिक सिचुएशन है और लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो मोस्टली सब लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं जो हम्म। ऑफिस गोइंग लोग थे। तो उसमें क्या होता है कि कई जब भी लैपटॉप पे काम कर लेते हैं जी हम लोग घर पे बैठ के, तो कहीं पे बैठ गए, चेयर पे बैठ गए, सोफा पे बैठ गए, नीचे बैठ गए, तो एक पोस्चर ऐसे फिक्स नहीं है जैसे ऑफिस में रहता था कि प्रॉपर चेयर और टेबल लेके बैठना है। तो उसकी वजह से कई लोगों में जॉइंट पेन का मतलब गर्दन दुखना, हाथ या शोल्डर, तो उसकी बहुत परेशानी बढ़ गई है। और जो ओल्ड एज लोग भी थे वो बाहर राउंड मारने जाते थे सुबह, तो उनको थोड़ा अच्छा लगता था। तो सब घर पे ही है, तो ये घर पे बैठे जी बैठे जी ये जी। जॉइंट के नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सबको, तो इसके लिए क्या करना चाहिए?
सबसे मेन तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार है, क्योंकि औरतें आजकल इतना नया नया खाना बना के स्टेटस अपलोड कर रही हैं कि उसके कारण मर्दों का या सभी का वेट बढ़ जा रहा है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि किसी के भी स्टेटस पे खान पान की डिशेस सजा कर रखी जाती हैं। यस। तो ये ज्यादा खाने का समय नहीं है लॉकडाउन। नंबर एक। नंबर दो, अगर हमको वर्क करना है, फिर चाहे वो फ्रॉम होम रहे फ्रॉम ऑफिस रहे, आपको आपका पोस्चर एनी हाउ मेंटेन रख के ही करना चाहिए। अब फ्यूचर आ गया है, बिल्डर्स भी सोच रहे हैं कि अगर 2 BHK है तो 2.5 BHK, 3 BHK है तो 3.5, ये 0.5 जो है तो ऑफिस के लिए जगह बना ली है उन्होंने। तो हर इंसान अपने लिए ऑफिस की जगह घर में बना ले, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो चीज करना है उसमें हर दिन आप क्वालिटी काम कैसा कर सकते हो। आप समझ के चलिए कि कभी आपका ट्रैवल हो गया, 2 घंटे के लिए आप बैठ ले रहे तो गर्दन में और कमर में दर्द आता है, फिर आप राइट। 2-2 महीने अगर गलत तरीके से बैठकर कोई काम करोगे तो वो दर्द आना ही है। तो इसलिए वो पर्टिकुलर पोजीशन बना ले, वैसी अरेंजमेंट वो करे। और रही बात एक्सरसाइज की, तो अब लॉकडाउन खुला है, अकेला इंसान पैदल घूमने के लिए जा सकता है। जमावड़े के साथ ना जाए, मास्क लगावे, आने के बाद हाथ पैरों को अच्छी तरह साबुन से धो लेवे। आपका आयुर्वेदिक अपना जो काढ़ा है मोदी जी ने सजेस्ट किया, या आयुर्वेद का हमारा काढ़ा, उसका सेवन करें। रेस्पिरेटरी, अगर जहाँ पे ज्यादा लोग जमा होते हैं तो वहां पे ना जाए। ये सब चीजें हैं। और खास करके बुजुर्गों के लिए मैं कहूंगा कि आपको इतना ही एक्सरसाइज करना है कि जो आपको एक सहन हो। वैसे भी आयुर्वेद में कहा है कि व्यायाम अर्ध शक्ति होना चाहिए। आपको इतना नहीं कि पसीना बहाए थक के गिर जा रहे, इतना व्यायाम नहीं करना, अर्ध शक्ति। आपके पास 100 पावर है तो आपको 50 ही केवल व्यायाम में खर्च करना है। तो ये बातों का ध्यान रखें। आसन हम कर सकते हैं, कितने तो भी आसन है सिंपल वे में वो कर सकते हैं बिना कष्ट के। ब्रिस्क वॉक है, थोड़ा फास्ट चलने का व्यायाम है। सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना या गलत तरीके से दौड़ धूप, इसका मतलब व्यायाम या ये है। ये चीजें लॉकडाउन में हम लोग कर सकते हैं लॉकडाउन के अंदर। जी। लेकिन खाने पे ध्यान रखिए, लॉकडाउन में आजकल बहुत खाना खा रहे हैं लोग और उससे वेट बढ़ जा रहा है। यस यस। क्योंकि जैसे आपने बोला कि सब लोग यूट्यूब, सबके पास टाइम तो है ही वर्क फ्रॉम होम करने के बाद, तो यूट्यूब की नई नई रेसिपी देख के सब लोग बहुत नया वक्त है। खाना बनाते हैं और घर पे सब खिलाते, तो सबका हम्म। वेट वैसे ही बढ़ बढ़ गया है। तो सबको ये ध्यान रखना ही चाहिए। और जो, और आपने जैसे कहा कि डेली एक्सरसाइज करना, तो सब लोग अपने लिए 1 घंटा निकाले तो भी काफी होगा। थोड़ा वो फिट भी महसूस बिल्कुल, करेगा, मैं तो फिट। कहता हूँ कि आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई उसका टू द पॉइंट पालन करे तो भी क्या काम क्या है। लोग तो बोल रहे हैं ना काम नहीं काम नहीं। मैं बोलता हूँ आयुर्वेद की दिनचर्या चैप्टर आप पढ़े तो आपको काम करने को भी टाइम नहीं मिलता उसमें। इतना अपने लिए करने के लिए कहा आयुर्वेद ने। राइट राइट। आसन, प्राणायाम, स्नान, व्यायाम, यस। मुश्किल से आपको अपना काम करने के लिए टाइम मिलेगा, इतना टाइट शेड्यूल है दिनचर्या का। जी जी। तो जो नितिन जी है, तो जो हमने पहले भी हम्म, बात की थी, उनका एक फिर से सवाल आया है जी जी। कि एमआरआई का रिपोर्ट हम्म। उन्होंने निकाला तो उनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम था। जी तो जी जी। ये आयुर्वेदा से कंप्लीटली क्योर हो सकता है क्या? क्योंकि उनको एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी है, एलोपैथी की तरफ नहीं बढ़ना है और आयुर्वेदा में ही रहना बराबर। है, तो कैन इट इज पॉसिबल? देखिए, मैं आयुर्वेद में बोला है विकारो नाम कुशला न जिरिय चिकित्सके। मेरे को आपके बीमारी का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे आचार्य ने आयुर्वेद में इतना भंडार दिया कि आप उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हो क्या, कॉम्प्रेशन बोलते हो क्या, क्या मुझे सिर्फ ये देखना है कि पैथोलॉजी किस तरीके की है। डीजनरेशन है, इन्फ्लामेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है। जितनी भी दुनिया भर में जितनी बीमारियां हैं उसने आयुर्वेद में बोला है कि केवल 4 कारण हम इसमें बता सकते हैं। 4: अति प्रवृत्ति, संग, संगो वा, सीरा नाम ग्रंथयो अपि वा, विमार्ग गमनम चापी स्रोतसाम दृष्टि लक्षणम। ने इसमें बोला है कि कहीं पे अति प्रवृत्ति, मान लो थायराइड है, ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया, बराबर। अति प्रवृत्ति, संग, संग यानी अवरोध, जो बहाव है आगे बढ़ना चाहिए कहीं रुक गया, मान लो इंटेस्टाइन है ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, अति प्रवृत्ति संगोपा, है ना। सीरा नाम ग्रंथयो अपीवा, या फिर कहीं पर कोई ट्यूमर या ग्लैंड आके फंस गया, मतलब ब्रेन ट्यूमर है, यहाँ ट्यूमर है, वहां ट्यूमर है, आयुर्वेद ने उसको सीरा ग्रंथि बोला है।
या विमार्ग गमनम चापी, यानी जो चीज को जिस रास्ते से जाना चाहिए उससे न जाते हुए, जैसा कि वोमिटिंग हो रही है, ये क्या हो गया, विमार्ग गमन, मैं इस रास्ते से जाना उलट रास्ते से आ गई। तो ऐसे 4 प्रकार की विकृति, अब जिसको भी हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, हमारा इसलिए निकालते कि वो नस कहाँ पे कॉम्प्रेस हुई है, कौन से वर्टिब्रा के बीच में, और कितने प्रमाण में कॉम्प्रेस हुई है, ताकि उसको वही पैरालिसिस होने वाला है क्या हाथ में या पैर में, साइटिक भी उसको बोला जाता है। फिर अगर ज्यादा कॉम्प्रेस होती है तो फिर उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं। अब हमारे दृष्टि से क्या है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, सूजन है, संग है, और इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम अगर दूर करें हमारे द्रव्यों के जरिए, शोथ शामक, जैसे कि अर्थोहिल्स में बताया गया, वहां पे बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, रासना भी है और दशमूल भी है, शुंठी भी है, तो वहां पे दीपन, पाचन, शोथ शमन, ये सारे चीजों का काम वहां पे बनता है। और फिर धीरे से हम उसके साथ कुछ आसन भी कर ले, कुछ फिजियोथेरेपी कर ले, तो इस प्रॉब्लम से भी हमको निजात मिल सकती है। क्योंकि आखिर कहीं पर भी जो सूजन है उसी को तो हमको कम करना है ना। जो सूजन आ गए, कहीं नस पे सूजन आ गई, नस दब, ऑब्स्ट्रक्शन को हमको क्लियर करना है, तो इसको हम बोलेंगे मार्गावरोधजन्य वातव्याधि, यानी जो नस ब्रेन से आ रही थी, आपके पैर का संचलन कर रही थी, वो नस कहीं तो भी दब गई है, और दबने के कारण से पेन हो रहा है, फिर बहुत ही ज्यादा कंप्रेस हो गई तो पैरालाइज भी हो सकता है। तो हमको और इसमें खास करके हम लोग पंचकर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कटी बस्ती, मन्ने बस्ती है, स्नेह स्वेदन पश्चात उसको कटी बस्ती, या फिर निरूह अनुवासन पोजीशन है पेशेंट को देखते हुए, पंचकर्म का भी उपयोग काफी अच्छा इसके अंदर होता है, क्योंकि वो टू द पॉइंट लोकल ट्रीटमेंट भी होती है उसके अंदर, कटी बस्ती या मन्या बस्ती के समय, तो काफी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। सर्जरी भी हम लोग उसकी रोक सकते हैं अगर किसी ने एडवाइस की होगी तो भी, ऐसा। थैंक यू सो मच सर। आपने जो हमने कॉमन क्वेश्चंस जी थे या फिर जो व्यूअर्स के स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे उनके आपने एकदम सरल तरीके से जवाब दिए, एंड दे मस्ट बी ऑल आर सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स। और थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल टाइम निकालने के लिए। और जैसे आपने मतलब इतने घाई घाई में आप आए थे स्टार्टिंग में भी, और यू हैव मेड इट पॉसिबल कि आप ये सेशन अटेंड कर पाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।